हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का पार्ट नंबर जो 11 स्टार्ट किया था हमने, उसका हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं। पहला हम पढ़ चुके थे, गतिज ऊर्जा के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे जो गतिज ऊर्जा का हमने सूत्र व्युत्पन्न कर दिया था। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? वस्तु में स्थिति के कारण, वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात वह ऊर्जा जो वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें संचित हो जाती है। इसी ऊर्जा के कारण वस्तु में कार्य करने की क्या आ जाती है? क्षमता आ जाती है। वस्तु को सामान्य स्थिति से किसी अन्य अवस्था तक लाने में जितना कार्य किया गया है उसका परिमाप ही नवीन अवस्था वाली जो वस्तु है उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसके बराबर होगी। अब हम पढ़ते हैं, जैसे उसका उदाहरण आता है धनुष को खींचने में जो कार्य करता है, हमारे द्वारा धनुष खींचते हैं तो वो स्थिति, धनुष की स्थिति के कारण उसमें कुछ ऊर्जा आ जाती है जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, धनुष को छोड़ते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के उसको आगे गति करवा देती है। अब हम बढ़ते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र में। गुरुत्वीय क्षेत्र में वस्तु में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका हम किस प्रकार परिकलन करते हैं, अर्थात जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाते हैं, ऊंचाई तक, किसी निश्चित ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं तो हमें गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, नीचे की ओर आकर्षित करती है, उसके विरुद्ध हमको क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। ये कार्य उस वस्तु की ऊर्जा में क्या करता है? वृद्धि करता है। यह ऊर्जा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाती है। अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी के बिल्कुल सतह से सीधा ऊपर उठाते हैं तो न्यूनतम आवश्यक बल जो होता है वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। यदि मान लो कोई वस्तु है, वो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं तो न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर, अर्थात W बराबर mg, वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। जो न्यूनतम बल है वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। h ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, h ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी EP। वो क्या होगा? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, अर्थात स्थितिज ऊर्जा EP बराबर क्या हो गया? EP बराबर हो गया गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हम कार्य करेंगे तो बल गुणा विस्थापन, बल लगाएंगे और उसमें कितना विस्थापन आ रहा है उसके गुणनफल के बराबर वो होगा। अब बल जो हमने लिया वो किसके बराबर लिया? mg के बराबर, mg गुणा h EP। तो EP बराबर क्या हो गया? mg। ये वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थित हो जाता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थित हो जाता है हमारे पास। अब अगर हम किसी लोलक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, मान लो कोई लोलक है, किसी दीवार के साथ उसे कील से ठोक दिया जाता है, ये स्वतंत्र अवस्था में यहाँ पे लटकता है, उसको खींच के ले जाते हैं तो यहाँ तक आ जाता है, उसको इधर खींच के ले जाते हैं यहाँ तक आ जाता है, तो ये लोलक है। ये m द्रव्यमान का कोई लोलक है जो अपनी A अवस्था से B अवस्था और C अवस्था तक पहुँचता है। इसको x दूरी तक विस्थापित करते हैं और जो लोलक की जो धागे की लंबाई है वो L है। यदि गोलक का द्रव्यमान, ये जो गोलक है इसका द्रव्यमान क्या है? m, और उसे कीलक से, किसी कील की सहायता से L लंबाई के धागे से लटकाया जाता है और उसको x दूरी तक विस्थापित करते हैं तो लोलक की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वो होगी जैसे देखो इसकी आधी ले रहे हैं, पूरा विस्थापन यहाँ से यहाँ तक होगा तो इसका तो आधा हो जाएगा 1/2। इसके अलावा mg तो वो उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा लंबाई में तो भार तो लटकाना पड़ेगा उसका लंबाई के अनुसार, और x दूरी तक इसको विस्थापन किया जा रहा है। x ये तो 2 हो गया, x² हो गया। तो इसका सूत्र क्या बन गया? ये हो गया। इसके अलावा जो है m, एक तो है m वस्तु का m यानी द्रव्यमान, एक g यानी गुरुत्वीय बल और एक L लंबाई, यानी ये तीनों क्या है? स्थिर है। तो इन तीनों की जगह हम क्या लिख देते हैं? K। तीनों की जगह क्या लिख देते हैं? K।
क्योंकि के क्या है, एक स्थिरांक है। तो हमारा सूत्र क्या बन गया, ई पी बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये हमारा सूत्र बन जाता है किसी लोलक का, किसी लोलक का ये हमारा सूत्र बन जाता है स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का। ये दो सूत्र हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के हो गए, ई पी बराबर एम जी एच और एक हो गया ई पी बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। इन दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हम वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का आकलन कर सकते हैं। इसका आकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हम जैसे एक सूत्र, हम एक कोई विद्यार्थी है उसको 3 किलोग्राम वस्तु का द्रव्यमान कितना, 3 किलोग्राम वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर कहाँ ले जाता है, 50 सेमी ऊंचे टेबल पे उसको क्या कर देता है, रख देता है। वस्तु में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है और इसमें प्रश्न में दे रहा है जी का मान लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान हो गया एच हो गया। अब सेंटीमीटर को हम किस में बदल लें, मीटर में। तो क्या हो गया 0.5 मीटर, 100 का भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे तो एम ई पी बराबर एम जी एच। एम का मान है 3, जी का मान है 10, एच का मान हो गया 0.5। 10 से 10 कट गया तो 5 दिया 15 जूल। क्या हो गया 15 जूल, इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट, वो जो 1/2 का एक्स स्क्वायर वाला है उससे संबंधित एक सूत्र है, एक स्प्रिंग का नियतांक के, जो के हमने लिया था नियतांक स्थिरांक है ना, उसको शुद्ध करने के लिए। तो नियतांक जो है वो है 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर। के का मान है 6 × 10⁴ न्यूटन मीटर। इसे माध्य यानी बीच की स्थिति से खींचते हैं। खींचने का मतलब संपीड़न का मतलब एक्स। कितना खींच रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, अर्थात 0.01 मीटर तक इसका संपीड़न किया गया है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, W जो है वो कार्य हमको, वो कार्य हमें निकालना पड़ेगा। के का मान दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है, जबकि स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा वो किए गए कार्य के बराबर होती है। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के का मान है 6 × 10⁴, एक्स का मान है 0.01। तो स्क्वायर है तो 2 बार ले लेंगे, 0.1 0.1 0.01। दशमलव को हटा देंगे नीचे 100 कर देंगे, दशमलव को हटा देंगे नीचे 100 कर देंगे, 100 दो 4 पावर हो गई, ये 4 पावर हो गई। तो ये हो गया 3, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 2 का भाग लगाएंगे 3। तो ई पी में यानी कि कार्य W बराबर हो गया 3 जूल। ये कार्य हो गया। 10⁻³ नहीं है, 10⁻4 है प्रश्न में, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा जो है आंखिक प्रश्न स्थितिज ऊर्जा से संबंधित, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। आवेशित कण जो होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश तो क्या होते हैं कि बाहर की ओर गति करते हैं, है ना, ऐसे। और ऋणावेश जो होता है वो क्या करते हैं, अंदर की ओर गति करते हैं, ऐसे। तो जो आवेशित कण होते हैं उसमें निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, जो आवेशित कण होते हैं धनावेश और ऋणावेश, उनके चारों ओर क्या हो जाते हैं कि एक आवेश युक्त क्षेत्र बन जाता है। ये विद्युत क्षेत्र समीप के दूसरे आवेशित कणों पर क्या करते हैं, समीप के आवेशित कणों पर क्या कर देते हैं, बल लगाते हैं। बल लगाने से उनमें गति होती है, जिसके कारण उनको ऊर्जा का क्या होता है, उनमें संचरण होता है। धनावेशित कणों द्वारा उत्पन्न जो है विद्युत क्षेत्र दूसरे धनावेशित कणों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इनमें तीर के निशान बाहर की ओर लगाए गए हैं। और ऋणावेशित कणों द्वारा विद्युत क्षेत्र को धनावेशित कणों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इनमें तीर का निशान क्या करते हैं, अंदर की ओर लगाया। आवेशित कणों की स्थिति के कारण उनमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जब इन कणों पर बल लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा जब इन कणों पर बल लगाया जाता है तो एक निश्चित दिशा में क्या करने लग जाते हैं, गमन करने लग जाते हैं। दैनिक जीवन में जब हम उपयोग में लेते हैं, हमारे घरों द्वारा विद्युत धारा और विद्युत विभव के रूप में जो उपकरण काम में आते हैं उनको हम काम में लेते हैं। हमारे द्वारा उपयोग में आने वाले विभिन्न उपकरण जो है, जैसे कि बल्ब है, पंखा है, फ्रेश है, हेयर ड्रायर है, गीजर है, मोबाइल है, ये सब कुछ, इनमें क्या होता है, विद्युत धारा का उपयोग होता है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। एक बार जब विद्युत ऊर्जा अन्य स्वरूप में बदल दी जाती है, अन्य रूप में बदल दी जाती है, तो हमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, गति ऊर्जा के रूप में या अन्य रूपों में हमें मिलती है। सबसे पहले 1831 में
माइकल जो फेराडे नामक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था, विद्युत जनित्र की खोज की थी, विद्युत जनित्र की खोज की थी माइकल फेराडे ने। इसके बाद में, इसके अलावा कुछ संयंत्र बनाए गए हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है कोयला संयंत्र, कोयला संयंत्र, यानी कि वर्तमान में विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्रों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। जिसमें पहला है कोयला संयंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें कोयले में स्थित जो रासायनिक ऊर्जा का दहन किया जाता है, सबसे पहले यानी कोयले का दहन किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा का दहन करते हैं और उससे ऊष्मा प्राप्त की जाती है। इससे ऊष्मा से उच्च कोटि के प्रसिद्ध पानी को भाप में बदला, उस ऊष्मा से क्या कर सकता है, जो पानी होता है उसको भाप में बदला जाता है। भाप को क्या कर देता है, टरबाइन जो एक मशीन होती है उस पर गिराया जाता है भाप को, या वो टरबाइन को, जो भाप होती है वो टरबाइन को क्या करती है, गति करवाती है, घुमाती है, टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन जुड़ा रहता है जनित्र से, जिससे क्या करती है, विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरा होता है नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र। इसमें क्या होता है, संयंत्र में नाभ के विखंडन, जो नाभ के परमाणु वगैरह जो होते हैं उनका क्या होता है, विखंडन होता है, उससे प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को पानी को वाष्प में बदलने में काम लेते हैं। नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा और जो ऊष्मा प्राप्त होती है उससे पानी को वाष्प में बदला जाता है, फिर उस वाष्प से वही टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन से फिर वो जनित्र से जुड़ा रहता है तो जनित्र घूमता है, उससे फिर क्या करती है, वही बाकी की क्रिया कोयला संयंत्र जैसी होती है। इसके अलावा तीसरा होता है, वो होता है जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है कि जल विद्युत संयंत्र में बांध बना करके पहले तो पानी में स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी की जाती है, इस स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, इस पानी को फिर गति दी जाती है और गतिज ऊर्जा में बदल करके जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा में बदल करके टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन घूमने से उससे जुड़ा जनित्र घूमता है और हमको विद्युत का उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है कि पवन चक्की जो होती है हवा की गति से चलती है, और हवा की गति से चलती है तो उसमें एक पट्टा लगा रहता है, जो नीचे जो टरबाइन होती है उस टरबाइन को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है दूसरे ऊर्जा संयंत्रों के मुकाबले वातावरण के लिए अनुकूलित भी है, ये वातावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इसके अलावा सौर ऊष्मा संयंत्र, एक है सौर ऊष्मा संयंत्र, सौर ऊष्मा संयंत्र। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है उसको गिराया जाता है लेंस और दर्पणों पर, लेंस और दर्पणों की सहायता से केंद्रित किया जाता है और उसे ऊष्मा में बदला जाता है, जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती है, ऊर्जा जो होती है। फिर उस ऊष्मा से भाप को क्या कहते हैं, टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन जनित्र से जुड़ा रहता है जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सौर प्रकाश वोल्टीय, सौर प्रकाश वोल्टीय संयंत्र जो होता है, इससे क्या होता है कि कई जगहों पर या छतों पर, घरों की जो छत होती है उस पर सौर पैनल लगाए जाते हैं। इन पैनलों को हम कहते हैं प्रकाश वोल्टीय संयंत्र। सूर्य की किरणें जब इन पैनल पर गिरती है, सूर्य की किरणें जो छतों पर जो सौर पैनल लगाए जाते हैं, जब सूर्य की किरणें इन पर गिरती है तो ये सेल जो होते हैं प्रकाश के फोटोन को तो ग्रहण कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित अवस्था में ले आते हैं, अर्थात उनको उत्तेजित कर देते हैं। ये आवेशित कण विद्युत धारा के रूप में क्या करते हैं, आवेशित होकर के परिपथ में क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रदान करते हैं। वर्तमान में इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे संयंत्र घरों की छतों पर लगाए जा रहे हैं। इसमें दो तरफा विद्युत मीटर लगाया जाता है, दो तरफ से विद्युत धारा जाने वाली। जिससे क्या होता है, एक तो घर की आवश्यकता के अनुसार घर में काम में ले लेते हैं और दूसरे मीटर से क्या करते हैं, अगर अब ज़्यादा बिजली बनती है, ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है तो उससे क्या करते हैं कि उसको कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी में उसको भेज दिया जाता है। कंपनी में उसका जो उपभोक्ता है उसका उपभोक्ता को भुगतान भी किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल से चलने वाले बहुत सारे जो जनित्र होते हैं उनमें विभिन्न कार्यालयों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, शादी विवाहों के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। घरों में हम इन्वर्टर का उपयोग करते हैं, बैटरी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा है उसका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, रूपांतरण होता है। निरावेशित तो हो जाती है बैटरी तो उसके दोबारा उसको आवेशित करके काम में, यानी कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको दूसरे काम में लिया जाता है। विद्युत ऊर्जा के और कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि एक कार बैटरी, एक कार बैटरी। तो कार बैटरी में क्या होती है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जो
विद्युत धारा के द्वारा गति करते रहते हैं। ये गतिमान आवेश काल में विद्युत जो परिपथ होता है उसको ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे बल्ब वगैरह, लाइट वगैरह, जो हॉर्न वगैरह है वो चलते हैं। इसके अलावा जब हम एक लाइट का बल्ब का स्विच चालू करते हैं, बल्ब का जो स्विच है वो चालू करते हैं, तो उसमें विद्युत धारा परिपथ से होते हुए, पूरे परिपथ से होते हुए बल्ब तक पहुंचती है, और उस बल्ब में एक छोटा सा तार लगा रहता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, उसमें ऊष्मा बढ़ती है, वो एक निश्चित प्रकाश तक गति करके उसको गति करता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसको विद्युत द्वारा हम चार्ज कर लेते हैं। चार्ज करने के बाद उसमें आवेश जो है आवेश मिल जाते हैं, आवेशों के द्वारा वो गति करने लग जाता है, और विद्युत में उसमें बैटरी का प्रभाव होता है। और बहुत सारे हैं, स्टोव है, इसके अलावा खाना पकाना, हमारा खाना पकाना वगैरह, ये भी है जो हमारा विद्युत का उपयोग होता है। इसके अलावा हम एक है विद्युत ऊर्जा का संरक्षण यानी ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है। ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार करें, ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, यानी कि विलगित निकाय, कोई भी निकाय है, कोई भी परिवर्तन है, उसकी ऊर्जा निश्चित रहती है, नियत बनी रहती है सदैव। उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। इस प्रकार यह ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर स्थित है, इस समय इसकी गतिज ऊर्जा जो ई के है ना, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर है ना, इस वस्तु को यहाँ तक ले गए तो ई पी ऊर्जा जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो 50 जूल है, और ये अभी इस समय गति नहीं कर रहा है, तो ई के जो ऊर्जा है वो 0 जूल है। इसको छोड़ते हैं, निश्चित वेग से वो गति करता है, जैसे वो यहाँ पे आता है इस स्थिति में, तो इस स्थिति में ई के हो जाता है, यानी गतिज ऊर्जा वो है वो बढ़ जाती है, और यहाँ पर हो जाती है 40, सॉरी यहाँ पर बढ़ करके यहाँ पर हो जाती है 15 जूल, और ये हो जाती है ई पी 35 जूल, 15 कम हो जाती है, ये 15 बढ़ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे ई पी आधी हो जाती है, यहाँ पे 25 हो जाती है, ये भी ई के जो है वो 25 हो जाती है। यहाँ पर जैसे वो पृथ्वी को टच करने वाली होती है वस्तु, तो ई पी स्थितिज ऊर्जा होती है वो 0 हो जाती है, और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है 50 जूल। तो इस प्रकार देखो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो गति कहने का मतलब यह है कि जो ऊर्जाएं होती है, चाहे कोई सी भी ऊर्जा हो, उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। उसका जो है हम उसको ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही नए सिरे से निर्मित कर सकते हैं, केवल उसका रूपांतरण कर सकते हैं। एक जैसे हम मान लीजिए कोई तीर कमान खींचते हैं, तो उसमें खींचते हैं तीर कमान को, तो वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद में जैसे उसको छोड़ते हैं, स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी, गतिज ऊर्जा में, तो वो नष्ट नहीं हो रही है ऊर्जा, वो क्या हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रही है कि उसका रूपांतरण हो रहा है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा ऊर्जा का क्षय किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार उसको कम कर सकते हैं, और घरों में विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत शक्ति के बारे में, उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आने में काफ़ी समय लगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कुछ तो तकनीकी खामी के कारण, दूसरा समय अभाव के कारण हम वीडियो नहीं दे पाए। अब हमारा वीडियो नेक्स्ट एक दिन छोड़ करके एक दिन हमारा वीडियो मिलता रहेगा, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। और नेक्स्ट अब बोर्ड की एग्ज़ाम भी जो है स्टार्ट हो रही है, तो आप सबको शुभकामनाएं। बहुत अच्छे आप तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर लो। नेक्स्ट वीडियो हमारा परसों रहेगा, जो इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 11 है फिजिक्स का, उसका कंप्लीट हो जाएगा ये अगले वीडियो में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो कमी रह गई है उसको आप कमेंट बॉक्स में दिखा करके हमको जल्दी ही बताएं। धन्यवाद।